हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री क्लास 12th के टर्म 2 का फर्स्ट चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें हम, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो सब्जेक्टिव एग्जाम है, हम शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और ये डिलीटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और हम ट्राई करेंगे जितने भी हमारे सारे टॉपिक हैं इस क्वेश्चन से सारे टॉपिक कवर हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 1 की। डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, व्हाट हैपेंस इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड बिकम्स ग्रेटर देन द ई नॉट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है थ्रू विच केमिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड। केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर दो? कन्वर्ट कर दो। इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है उसकी प्रोसेस क्या होती है? स्पॉन्टेनियस होती है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डेल्टा जी क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेक्स्ट अगर हम दिया हुआ है, रिएक्शन ऑफ द सेल इज रिवर्स्ड एंड करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन द अपोजिंग ईएमएफ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सेल। हर एक सेल का क्या होता है? एक ईएमएफ होता है, एक वोल्टेज होता है। अब आप क्या करोगे? एक अपोजिंग ईएमएफ, मतलब आप रिवर्स डायरेक्शन में क्या करोगे? करंट पास करोगे और वो जो अपोजिंग ईएमएफ और वोल्टेज है वो सेल की वोल्टेज से ज्यादा आपने कर दिया अप्लाई। एज ए रिजल्ट क्या होता है? जो प्रोसेस थी, मैंने पहले बताया, ये प्रोसेस होती है स्पॉन्टेनियस, बट अगर आपने उससे ज्यादा करंट, जितना ये सेल प्रोड्यूस करा उससे ज्यादा करंट आपने रिवर्स डायरेक्शन में आपने क्या कर दिया? फ्लो कर दिया। प्रोसेस हो जाता है हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस होने की वजह से जितनी भी केमिकल रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। और जो करंट का फ्लो था वो भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड राइट्स एसआई यूनिट। कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द कंडक्टेंस। अगर हम बात करें कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन, तो कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के इक्वल हो सकता है ऑफ ए सॉल्यूशन व्हेन इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। जब इलेक्ट्रोड्स का जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं ईच ऑफ 1 स्क्वायर मीटर, तो इलेक्ट्रोड शुड बी 1 स्क्वायर मीटर। तो एरिया जो क्रॉस सेक्शन होगा वो हो जाएगा 1 स्क्वायर मीटर एंड केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो उनका डिस्टेंस और एल भी कितना होगा? 1 मीटर। तो दोनों की वैल्यू क्या होगी? यूनिट, ठीक है। तो ये है हमारा कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ए बाई एल। तो अगर दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का यूनिट है, आपने लिया 1 स्क्वायर मीटर और लेंथ भी आपने लिया 1 मीटर अपार्ट, तो उस टाइम पे क्या होगा? जो कंडक्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू कंडक्टिविटी। इसका मतलब है कि सपोज हम एक क्यूब की फॉर्म में ले लेंगे, इस क्यूब वाले एरिया का जो कंडक्टेंस होगा वो कंडक्टिविटी के इक्वल होगा। और अगर हम यूनिट्स की बात करें, हमें पता है कंडक्टेंस का होता है सीमेंस, तो कंडक्टिविटी का क्या होगा? ये होगा मीटर स्क्वायर। एरिया ये हो जाएगा, लेंथ का हो जाएगा मीटर, तो मीटर स्क्वायर बाय मीटर, मीटर हो जाएगा तो मीटर नीचे चले जाएगा, तो यूनिट हो जाएगा सीमेन बार मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है रिप्रेजेंट द गैल्वेनिक सेल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें इस रिएक्शन को गैल्वेनिक सेल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। याद रखना, गैल्वेनिक सेल में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन पार्ट और एक होता है रिडक्शन पार्ट। ऑक्सीडेशन होता है हमारा एनोड में, रिडक्शन होता है कैथोड में। तो अगर हम इसे देखेंगे तो जिंक क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो हम लिखेंगे जिंक डैश, इसे बोलते हैं हम वर्टिकल डैश, Zn2+ हमारा बनेगा एनोड, इसे हम एनोड बोलेंगे। डबल डैश आएगा, 2 डबल वर्टिकल डैश को हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज एनोड और कैथोड को कनेक्ट करता है। और थर्ड में हमारा क्या हो रहा है? जो कॉपर 2+ है ये हो रहा है रिड्यूस टू कॉपर, इसे हम बोलेंगे कैथोड। तो इसे ही ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं? गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पहले वाले हाफ को बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ और सेकेंड को बोलेंगे हम रिडक्शन हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेल का क्या होता है? हर एक सेल का अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज, जो हर एक स्पीशीज जो इनमें इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होनी चाहिए? है यूनिटी। यूनिटी मतलब 1 मोलर हो सकती है। और इफ द गैसेस आर इन्वॉल्व, अगर गैसेस इन्वॉल्व है तो गैसेस का प्रेशर होना चाहिए हमारा 1 बार। तो यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। गिव 2 डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। सबसे पहले जब हम डायरेक्ट करंट पास करते हैं, कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर डज नॉट चेंजेस। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर क्या होता है? जैसे आपके पास वायर है, वायर की जो कंपोजिशन नहीं चेंज होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है थ्रू इलेक्ट्रॉन्स। बट दैट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर चेंजेस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर मतलब कि आपने क्या डाला हुआ है? सॉल्ट डाला हुआ है वाटर में। तो जब आप क्या करते हो? डायरेक्ट करंट पास करते हो, तो याद रखना डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्ट्स क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। सो दैट्स व्हाई हम पढ़ेंगे लेटर ऑन कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में हम डीसी करंट की जगह एसी करंट यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट है
ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में क्या होता है, जैसे वायर है, जैसे आप क्या करते हो टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो एटम्स में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हमने ऑलरेडी पढ़ा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा आयंस बनेगी, ज्यादा आयंस बनने से क्या होगा, कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गिव द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमें पोटेशियम, सिल्वर, मरकरी, मैग्नीशियम और क्रोमियम के हमें क्या दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं। हमें अरेंज करना है इन मेटल्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये बताता है हमें कि एक मेटल कितना इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर पाए, एक्सेप्ट कर पाए। जितना वैल्यू ज्यादा होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, उतना इजीली वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। और अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो दूसरे एलिमेंट के क्या कर देता है, दूसरे एलिमेंट की वो ऑक्सीडेशन कॉज कर सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है जितना ज्यादा हाई होगा उतनी जल्दी वो खुद क्या हो जाएगा, रिडक्शन करेगा और दूसरे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर के और इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाता है रिड्यूसिंग पावर। तो हमें बस यही चीज याद रखनी थी, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है रिड्यूसिंग पावर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन। सबसे कम यहाँ पे रिड्यूसिंग, अगर आप देखोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका है, पोटेशियम का, तो इसका हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर होगा। तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर इसका होगा -2.93, फिर हो जाएगा -2.37 ऑफ मैग्नीशियम, देन क्रोमियम, मरकरी एंड देन Ag। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन व्हेन द कंसंट्रेशन इज डिक्रीज। जैसे ही आप वाटर ऐड करते हो तो क्या होता है, द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ आयंस तो सेम रह रहे हैं, कैरिंग द करंट डिक्रीजेस, नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। सो कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ऐसा क्यों होता है, अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की, हमने अभी पढ़ा था जो कंडक्टेंस है वो कंडक्टिविटी के इक्वल होता है जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 है, लेंथ कितना है 1। तो पर यूनिट वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, अब इस पर यूनिट वॉल्यूम में कुछ आयंस होंगे, ठीक है, बट जैसे आपने वाटर डाला नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, क्योंकि वाटर डालने से क्या हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि आयंस कम हो चुके हैं, कम आयंस की वजह से कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है और डाइल्यूशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। फॉर्मुलेट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल बताना, हमें रिएक्शन दिया हुआ है और साथ में हमें फाइंड करना है ई नॉट ऑफ द सेल। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल हमें कैसे करना है, याद रखना जो हमारा ऑक्सीडेशन हाफ होता है उसे हम पहले लिखते हैं और रिडक्शन हाफ को हम बाद में लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो क्रोमियम यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं क्रोमियम वर्टिकल हाइफन क्रोमियम 3+ एक्वस, डबल डैश रिप्रेजेंट करता है हमारा सॉल्ट ब्रिज को, और जो आयरन है यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन शो कर रहा है, सो इट विल एक्ट एज ए कैथोड, सो Fe2+2 Fe। तो ये हो जाएगा हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। अब हमें फाइंड करना है ई नॉट ऑफ द सेल। ई नॉट क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल। ठीक है, जब नॉट लिखा हो तो वो होता है स्टैंडर्ड, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ द एनोड। ई नॉट का मतलब क्या होता है कि कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, 1 मोलर या यूनिटी। तो कैथोड माइनस एनोड हमें ऑलरेडी पता है, जो आयरन है वो कैथोड की तरह काम कर रहा है, क्रोमियम विल एक्ट एज ए एनोड, और हमें इसकी वैल्यूज दी हुई है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले आयरन की वैल्यू दी हुई है -0.44, माइनस ऑफ एनोड की वैल्यू दी हुई है -0.74। कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा -0.44 प्लस 0.74, तो वैल्यू आ जाएगी 0.30 वोल्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू कंडक्टिविटी। हमने मोलर कंडक्टिविटी इसलिए यूज किया, देखो हमारे पास कंडक्टिविटी था, बट कंडक्टिविटी में प्रॉब्लम क्या था कि अगर आप इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन चेंज करोगे, सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है और आपके पास वो है 1 मोल, और सेम इलेक्ट्रोलाइट आपके पास है दूसरे सॉल्यूशन में 2 मोल्स, तो कंडक्टिविटी, क्योंकि आयंस का डिफरेंस आ जाएगा तो कंडक्टिविटी क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है। सो दैट्स वाई हमने एक यूनिफॉर्म टर्म लिया जिसमें हमने क्या रखा, जो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट था वो 1 रखा था, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है दैट इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन है
मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन एट ए गिवन कंसंट्रेशन इज द वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन। V वॉल्यूम होना चाहिए ऑफ ए सोल्यूशन और उसमें प्रेजेंट होना चाहिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट केप्ट बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A होगा और डिस्टेंस भी क्या होगा, यूनिट लेंथ का। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा m, ठीक है, लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम कंडक्टिविटी के साथ इसका हम रिलेशन बनाएं तो याद रखना, हम जो मोलर कंडक्टिविटी है दो तरीके से हम लिख सकते हैं। एक मोलर कंडक्टिविटी में हम ले सकते हैं साइमन्स मीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन जिसमें हमारा जो कप्पा है इक्वल टू साइमन पर मीटर, और ये हो जाएगा हम लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा डिवाइडेड बाय 1000 इंटू सी। जब हम मीटर्स में लेते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाता है, ये मोलर कंडक्टिविटी है, ये कंडक्टिविटी है विच इज कप्पा डिवाइडेड बाय 1000 इंटू सी। सी इज कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी विच इज मोल्स पर लीटर। बट मोस्ट ऑफ द जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो काफ़ी स्मॉल होता है, तो उसमें मीटर्स की जगह हम सेंटीमीटर्स यूज़ करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप इसी फॉर्मूला से यूज़ करोगे, क्योंकि इसमें क्या होगा सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा लैम्डा m इज इक्वल टू साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, और ये जो कप्पा हो जाएगा साइमन पर सेंटीमीटर, और इसमें फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, तो हो जाएगा हमारा लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। कप्पा होती है हमारी कंडक्टिविटी, कंसंट्रेशन होगी हमारी मोल्स पर लीटर। तो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटी एंड द कंडक्टिविटी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज गिवन एज 0.0248 सीमेंस पर सेंटीमीटर। हमें सीमेंस पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, कैलकुलेट्स इट्स मोलर कंडक्टिविटी। सेंटीमीटर दिया हुआ है तो मैंने ऑलरेडी बताया था, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो जाता है कप्पा इज इक्वल इनटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। कप्पा की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है कंडक्टिविटी की विच इज 0.0248 सीमेन पर सेंटीमीटर, और कंसंट्रेशन हमें दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी विच इज मोल्स पर लीटर विच इज 0.2। हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 0.0248 इंटू 1000 डिवाइड बाय 0.22, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 124, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आ जाएगा 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की। राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। हमें दिया हुआ है Mg जो है Mg2+ बना रहा है, कंसंट्रेशन दिया है, कॉपर 2+ कॉपर बना रहा है, और सॉल्ट ब्रिज है। जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो एनोड होता है, राइट हैंड साइड में कैथोड होता है। एनोड ऑक्सीडेशन करता है और कैथोड क्या करता है, रिडक्शन करता है। हमें साथ में E0 ऑफ द वैल्यूज भी दी हुई हैं, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है मैग्नीशियम का और कॉपर का। मैग्नीशियम का दिया हुआ -2.36 और कॉपर का दिया हुआ 0.34 वोल्ट्स। सबसे पहले हम ना इसकी इक्वेशन बना लेंगे। इसमें ये क्या हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ है, ऑक्सीडेशन कर ला लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैग्नीशियम बनाएगा मैग्नीशियम 2+, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और कॉपर 2+ क्या बनाएगा, कॉपर। हमने इक्वेशन लिख लिया। हमें बैलेंस करना है, हमें देखना है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहिए, इक्वल। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्स्ट इक्वेशन। ये जो हमने नर्स्ट इक्वेशन लिखी है ये है हमारा सॉल्व वर्जन, जब हमने टेम्परेचर लिया है 298 केल्विन। 298 केल्विन पे ये इक्वेशन आती है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यहाँ तो आपको 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन यहाँ रूम टेम्परेचर, तब आप ये इक्वेशन यूज करोगे। तो E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ द सेल जो होता है कैथोड का रिडक्शन माइनस एनोड का, माइनस ऑफ 0.0591 डिवाइड बाय n। n क्या है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉग ऑफ QC, QC जो होता है दैट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बट इक्विलिब्रियम तब तक नहीं आया हो, तब तक जब हम कंसंट्रेशन ले ले इक्विलिब्रियम से पहले की, तो तब हम लिख सकते हैं QC। QC इज सिमिलर टू, आप प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करो रेज टू पावर ऑफ देयर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट को मल्टीप्लाई करो रेज टू पावर ऑफ देयर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसे बोलते हैं हम रिएक्शन क्वोशिएंट। तो लिखेंगे E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ द सेल किसके इक्वल हो जाएगा, कैथोड माइनस एथोड। कैथोड क्या है हमारा कॉपर, हमने ऑलरेडी देखा ये कैथोड है, माइनस एनोड क्या है हमारा मैग्नीशियम, क्योंकि ये शो कर रहा है ऑक्सीडेशन, तो 0.34 माइनस ऑफ -2.36 ये हमारा पहला आ गया। नेक्स्ट हमारा देखना वैल्यू ऑफ n। n किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं इसके बीच में, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो 2 हो जाएगा। लॉग ऑफ QC किसके इक्वल हो जाएगा, रिएक्टेंट को मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई रेज टू देयर पावर। बट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये है हमारी हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस क्या होता है कि जब आपके पास एक एक्वस और सॉलिड चीज प्रेजेंट है, सॉलिड को आप हमेशा क्या कर देते हो, इग्नोर कर देते हो। व्हाई यू विल इग्नोर सॉलिड,
क्योंकि सॉलिड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है तो सॉलिड को आप इग्नोर कर देते हो इक्विलिब्रियम लॉ में, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप सिर्फ किसका लिखोगे, जो एक्वस है, एक्वस टर्म्स की आप वैल्यू लिखोगे, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम 2 डिवाइडेड बाय कॉपर 2। यहाँ पे लिख लिया हमने 0.34 माइनस ऑफ -2.36 माइनस ऑफ 0.0295, इसको डिवाइड किया, लॉग ऑफ ये मैग्नीशियम का 2+ की वैल्यू देखोगे, ये है हमारी 0.001, तो वो हो जाता है 10⁻³ ये हो जाएगा 0.0001 10⁻⁴, ये हो जाएगा 2.71, दोनों को आपने ऐड कर दिया, माइनस ऑफ 0.295 और 10⁻³ 10⁻⁴ 1, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻1, ऊपर चला जाएगा log of 10, log of 10 होता है हमारा 1, तो हम इसमें से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.68 वोल्ट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट एंड लॉग ऑफ केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें डेल्टा जी नॉट एंड केसी फाइंड करना है, लॉग ऑफ केसी। सो हमें दिया हुआ CD2+ प्लस जिंक रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Zn2+ प्लस CD, ठीक है। हमें साथ में दिया हुआ E नॉट ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ द कैडमियम 2+ टू कैडमियम इज गिवन एज माइनस ऑफ 0.403 एंड E नॉट ऑफ द जिंक 2+ टू जिंक इज -0.763, ठीक है। ये सारी वैल्यूज दी हुई है। सबसे पहले हम जी नॉट की वैल्यू लिखेंगे, जी नॉट जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ NFE E नॉट ऑफ द सेल। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। अगर आप ये रिएक्शन देखोगे, इसमें क्या हो रहा है, जो कैडमियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंजेस 2। F को बोलते हैं हम फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट होता है हमारा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑलमोस्ट ये इक्वल होता है 96500 कूलम पर मोल। और E नॉट ऑफ द सेल हमें पता है इट इज कैथोड माइनस एनोड। हमें N भी दिया, F भी दिया, E नॉट फाइंड करना है। हमें कैथोड कैसे पता चलेगा, जो कैडमियम है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो कैथोड होगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो क्या हो जाएगा, एनोड। तो कैथोड माइनस एनोड, ठीक है। तो कैडमियम की वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस ऑफ 0.403 माइनस ऑफ -0.763, माइनस से माइनस किया, हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.36, ठीक है, वोल्ट्स। हम डेल्टा जी नॉट में ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हो जाएगा 2 इंटू माइनस ऑफ 2 इंटू 96500 इंटू 0.96। हमने सब्स्टिट्यूट कर दी सारी वैल्यूज और हमें डेल्टा जी नॉट मिल गया माइनस ऑफ 69480 जूल्स पर मोल। ये था हमारा डेल्टा जी नॉट। अब इंपॉर्टेंट चीज हमने ऑलरेडी नर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी, हमने बताया था E ऑफ द सेल होता है E नॉट ऑफ द सेल माइनस ऑफ 0.0591 N बाई लॉग ऑफ QC। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो सेल क्या होता है, वर्क नहीं करता। इक्विलिब्रियम में क्या हो जाता है, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। सो E ऑफ द सेल 0 और ये जो रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है, Kc के इक्वल हो जाता है। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, आप ये इक्वेशन ऐसे भी याद कर सकते हो या आप डिराइव भी कर सकते हो। तो E नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.0591 एंड डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ केसी के इक्वल। हम लॉग ऑफ केसी को एक तरफ ले जाएंगे, एन की वैल्यू हमें पता है इट इज इक्वल टू 2, इसको ई नॉट ऑफ सेल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमें पता है 0.36 इंटू 2 डिवाइड बाय 0.0591। इसको हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे हमारा आंसर निकल जाएगा लॉग ऑफ केसी इक्वल टू 12.18। याद रखना केसी यूनिटलेस क्वांटिटी है तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 12.18। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट है हमारा कॉलरैश लॉ। कॉलरैश लॉ बताता है इट स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। जब आपके पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी। और आपने क्या किया, उस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में आपने लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करने से क्या हो जाएगा, जो उसकी कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की ऑलमोस्ट वो क्या हो जाएगी, 0 के पास हो जाएगी। उसे हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना जब आप ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करते हो तो आयंस काफी एक दूसरे से दूर हो जाती है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, कम हो जाती है। और आयंस जो है उसका मैक्सिमम क्या हो जाता है, मोलर कंडक्टिविटी हो जाता है। उसे ही हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो जब आपने लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर डाला है
जो इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, इट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो जैसे आपने NaCl, उसमें ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर डाला, Na सेपरेट हो गया, Cl सेपरेट हो गया, दोनों में ज्यादा डिस्टेंस हो गया, एज ए रिजल्ट जो टोटल मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, इसको बोलते हैं लैम्डा नॉट NaCl, इट विल बी इक्वल टू लैम्डा नॉट Na, याद रखना ये स्मॉल लैम्डा कैपिटल लैम्डा है, प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। तो दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशन के इक्वल हो जाएगा हमारा टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। नेक्स्ट, कॉलरैश लॉ यूज करके हमें कैलकुलेट करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। और हमें एसिटिक एसिड हमें पता है इट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, और हमें कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिए हैं HCl, NaCl, CH3CO, Na। अब कॉलरैश लॉ में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इनफाइनाइट डिल्यूशन में दोनों की सारी आइंस क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो सकती हैं। एज ए रिजल्ट हम कॉलरैश लॉ से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड फाइंड कर सकते हैं। तो हमें अगर पहले वाला स्टेटमेंट की बात करें, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl। ठीक है, हमने इनको ऐसे अरेंज करना है कि इसको एडिशन और मल्टीप्लीकेशन माइनस ऐसे करना है कि हमें ये वाला वैल्यू मिल जाए। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें कॉमन टर्म क्या दिख रहा है आपको, CH3COO, तो हम इसे ऐड करेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO Na, इसमें एक और कॉमन टर्म क्या H, तो H वाली टर्म ऐड करेंगे विच इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, और जो अनकॉमन टर्म्स है जैसे Na और Cl, इसको हम माइनस कर देंगे। हमें ऐड करके ये बनाना है। अगर हम कॉलरैश लॉ की बात करें, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO Na किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl माइनस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl। तो हम क्या कर सकते हैं, Na और Cl को माइनस करेंगे तो हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक आयन एंड H प्लस मिल जाएगा। तो हम इन टर्म्स की जो वैल्यूज हैं उनको हम ऐड और माइनस कर सकते हैं। इसको हम ऐड करेंगे, हमारा हो जाएगा 91 प्लस 426 माइनस ऑफ NaCl का कितना दिया हुआ है हमें, 126। इसको एडिशन और माइनस करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 391 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया हुआ है, कंडक्टिविटी ऑफ 2.5 10⁻⁻⁴ मोलर मेथनोइक एसिड इज 5.25 10⁻⁻⁵ सीमेंस पर सेंटीमीटर। तो हमें कंसंट्रेशन और कंडक्टिविटी दिया हुआ है। कंडक्टिविटी होता है हमारा कप्पा, और जो कंसंट्रेशन है हमें वो दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ एम क्या होता है, मोल्स पर लीटर। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी होता है हमारा लैम्डा m एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच इज अल्फा, और हमें वैल्यू दिया है लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस एंड लैम्डा नॉट ऑफ HCOO नेगेटिव। सबसे पहले हमें कंसंट्रेशन और कप्पा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। हम यूज करेंगे मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई C। ये फॉर्मूला आप तब यूज करते हो जब आपका सीमन सेंटीमीटर में है, सीमन पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तब आप यूज करते हो कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई C, और अगर ये मीटर्स में दिया हुआ है कप्पा डिवाइडेड बाई 1000 इंटू C। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमने कप्पा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इंटू 10⁻3, यहाँ से 10⁻3 ले लिया। जब हम सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 210 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो हमें मिल गया लैम्डा m विच इज मोलर कंडक्टिविटी। अब आपको पता होना चाहिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो होता है लैम्डा m और लैम्डा नॉट m के इक्वल। तो मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एक सॉल्यूट जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कितनी कंडक्टिविटी है और एट इनफाइनाइट डिल्यूशन उसकी मैक्सिमम कितनी कंडक्टिविटी होती है उससे डिवाइड करना है। लैम्डा m तो हमने फाइंड कर लिया। लैम्डा नॉट m कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग कॉलरैश लॉ। HCOH का जो लैम्डा नॉट m होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस लैम्डा नॉट ऑफ HCOO नेगेटिव। दोनों की वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे, ऑलरेडी गिवन है। हमें मिल जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCOH विच इज 400 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और जो हमारा अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो 210 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 400। जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.525। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसीडर द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, जिंक को जिंक प्लस एक्वस सोल्यूशन में रखा हुआ है, मतलब इसको जिंक को प्लेट को जिंक सॉल्ट में डाला हुआ है। सिमिलरली आपके पास सिल्वर प्लेट है, इसको आपने डाला हुआ है सिल्वर के सॉल्ट में, तो Ag प्लस दिया हुआ है। दोनों को कनेक्ट किया आपने सॉल्ट ब्रिज से और ऊपर से आपने कनेक्ट किया थ्रू वायर्स, और यहाँ पे डिटेक्शन के लिए आपने गैल्वेनोमीटर यूज किया।
सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको याद रखना है जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ और राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ को हम एनोड भी कहते हैं, जहां जिंक है, जिंक एनोड की तरह काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वेयरएज जो सिल्वर है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, जो जिंक प्लेट है इसमें से क्या होगा, जिंक प्लेट में से कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस वायर से यहां शिफ्ट हो जाएंगे और यहां पे हमारा Zn2+ सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो एनोड पे ये हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जो इस सॉल्यूशन में आ रहे हैं वो क्या कर रहा है, Ag+ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यहाँ पे सिल्वर प्लेट पे जाके अटैच हो रहा है। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन हो रही है एनोड पे। अगर आप देखोगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां हो रहा है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हैपनिंग फ्रॉम द जिंक टू द सिल्वर प्लेट। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है विच वन इज एनोड विच इज कैथोड। तो जिंक में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक क्या काम करेगा एनोड की तरह, सिल्वर काम करेगा कैथोड की तरह। इसका जो सी पार्ट है हमें दिया हुआ है व्हाट विल हैपन इफ द सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड। जो सॉल्ट ब्रिज है वो दोनों जो सॉल्यूशन है उसको कनेक्ट करने में इट इज वेरी यूजफुल। अगर आप सॉल्ट ब्रिज को रिमूव कर दोगे तो याद रखना इसमें जो टोटल सर्किट होता है, सर्किट क्या होता है, कंप्लीट नहीं होता है। और अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा है तो जो सेल है इट विल स्टॉप फंक्शनिंग। तो सेल का फंक्शन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट होने से ही इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, फ्लो होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है हाउ विल कंसंट्रेशन ऑफ Zn एंड Ag+ विल अफेक्टेड व्हेन सेल फंक्शन। हमने ऑलरेडी देखा था जो जिंक है वो Zn+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो Zn की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जो Ag+ था जो हमारा कैथोड पे था वो Ag+ इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag में कन्वर्ट हो रहा है, तो Ag+ की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ विल कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयन विल बी अफेक्टेड व्हेन द सेल बिकम डेड। सेल डेड होने का मतलब क्या है कि सेल में आ चुका है इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम ने हमने ऑलरेडी पढ़ा है जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होती, सो एज ए रिजल्ट देयर विल नॉट बी एनी चेंज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट हम बात करें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 16 की, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल व्हेन फिल्ड विद 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट X। तो आपके पास एक कंडक्टिविटी सेल है, उसमें आपने डाला 0.05 मोलर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट को X बोला, और उसकी जो रेजिस्टेंस है दी है 100 ohms एट 40 डिग्री सेल्सियस। अब आपने क्या किया, उसी सेम कंडक्टिविटी सेल में आपने दूसरा सोल्यूशन, पहले एक सोल्यूशन डाला, फिर आपने दूसरा सोल्यूशन डाला फिल्ड विद 0.01 मोलर, उसे हम डाला 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट Y, और उसकी रेजिस्टेंस दी है हमें 50 ohms। तो पहले आपने एक सोल्यूशन डाला X जिसकी कंसंट्रेशन थी 0.05, उसके बाद आपने Y डाला जिसकी कंसंट्रेशन थी 0.01, उसकी रेजिस्टेंस थी 50 ohms। अब इन्होंने बताया क्या, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोलर सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट X, जो X इलेक्ट्रोलाइट था जो पहले वाला था उसकी इन्होंने क्या दी हुई है, कंडक्टिविटी विच इज 1 × 10⁻⁴ सीमेन पर सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है सेल कांस्टेंट, सेकंड पूछा कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर Y सॉल्यूशन सेकंड इलेक्ट्रोलाइट का, और सेकंड इलेक्ट्रोलाइट का आपको मोलर कंडक्टिविटी भी फाइंड करना। सबसे पहले याद रखना कंडक्टिविटी सेल जब आपके पास होता है तो कंडक्टिविटी सेल में हम जो एरिया होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और जो लेंथ है वो हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट बना सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, हमें पता है रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, रो L/A, और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो होता है 1/κ विच इज कंडक्टिविटी L/A। मैं क्या करूंगा L/A, क्योंकि कंडक्टिविटी सेल मैंने खुद बनाया हुआ है, हमने खुद बनाया हुआ है, तो लेंथ बाई एरिया उसको हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट रख सकते हैं, और जैसे जैसे हम डिफरेंट सोल्यूशन डालेंगे L/A तो हमेशा सेम रहेगा, तो इसे हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट को हम बोलते हैं G स्टार। सो सेल कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टेंस इनटू कप्पा। ठीक है, तो हमें रेजिस्टेंस कप्पा किसका दिया हुआ है, अगर आप देखोगे हमें दिया हुआ है X का, कप्पा दिया हुआ है विच इज कंडक्टिविटी, तो हम X की रेजिस्टेंस है 100, और उसकी हमें क्या दी हुई है कंडक्टिविटी, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो G स्टार हमारा सेल कांस्टेंट आ जाएगा 10⁻⁻²। अब जो सेल कांस्टेंट है वो दूसरे इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम जब बात करेंगे सॉल्यूशन Y की तो हमें पता है G स्टार किसके इक्वल होता है, R × K। G स्टार की वैल्यू सेकंड इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी क्या होगा, सेम होगा। और हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 50 ohms, तो 50 ohms × K, सो K विल बी इक्वल टू 10⁻² डिवाइडेड बाय 50। आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻⁴ सीमेन पर सेंटीमीटर। ठीक है, हमें मिल गया कंडक्टिविटी, और जब आपको कंडक्टिविटी मिल जाता है आप मोलर कंडक्टिविटी भी फाइंड कर सकते हो। इसमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला यूज करोगे, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा × 1000 डिवाइड बाय C। C क्या है, कंसंट्रेशन है, कप्पा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 2 × 10⁻⁴ × 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन दिया हुआ है
0.001। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है X and Y are two electrolyte on dilution, molar conductivity of X increases 2.5। जो X की मोलर कंडक्टिविटी है पानी डालने से क्या हो रहा है, डाइल्यूशन से 2.5 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, वेयर एज Y की मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है 25 टाइम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड वाई। ठीक है, तो याद रखना जिसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज होती है वो क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो Y इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसे हम ग्राफ से देख सकते हैं। ठीक है, ये ग्राफ है हमारा बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटी एंड डेल्टा C विच इज कंसंट्रेशन का रूट। ठीक है, तो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। हमारे पास दो सॉल्ट है, एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो हमेशा क्या होता है, ऑलरेडी डिसोसिएट होता है, और जैसे आप पानी डालते हो उसमें थोड़े से आयंस एक दूसरे से दूर जाते हैं और थोड़ी सी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। थोड़ी सी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये ऑलरेडी डिसोसिएट हो चुके हैं। जब इनकी आयन सपोज CH3CO नेगेटिव Na प्लस आयन थोड़ी थोड़ी एक दूसरे से दूर जाती है तो जो रिपल्शन है वो कम हो जाती है, और रिपल्शन कम होने से मोलर कंडक्टिविटी थोड़ी इंक्रीज होती है। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, जैसे जैसे आप पानी डालते हो ये जो CH3CO नेगेटिव एंड H प्लस आयन है वो दूर होने लग जाएंगी, और जैसे जैसे आयन दूर होने लग जाएंगी डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट जितना जितना पानी डालोगे डिसोसिएशन इंक्रीज, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, सडनली इसमें क्या हो जाएगा, राइज होगा जितना ज्यादा आप पानी डालोगे, और इसमें क्या होगा, एक स्टीप राइज होगा इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पहले तो डिसोसिएट होते नहीं है, बट ज्यादा पानी डालने से दे विल स्टार्ट कंप्लीटली डिसोसिएटिंग। एज ए रिजल्ट क्या होगा, उनकी मोलर कंडक्टिविटी काफी ज्यादा क्या हो जाएगी, इट विल इंक्रीज। बट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि इनमें ऑलरेडी डिसोसिएशन हो जाता है तो इनमें थोड़ा सा इंक्रीज ऑफ कंडक्टिविटी होता है। सो दैट्स व्हाई हमारा कौन सा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो वाई विल बी द वीक इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। यूज द फॉलोइंग डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड जस्टिफाई द रीजन। हमें कुछ डेटा दिया हुआ है, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन और कोबाल्ट का हमें E0 दिया हुआ है, विच इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ M2+ to M एंड M3+ to M। ठीक है, कुछ वैल्यूज दी हुई है, हमें क्या फाइंड करना। सबसे पहले हमें दिया हुआ है विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्वस मीडियम Cr2+ एंड Fe2+Y। इन दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। सबसे पहले अगर हम देख लेंगे इनकी वैल्यू Cr2+ एंड Fe2+ की जो हमें वैल्यूज दी हुई है, Cr की दी हुई है -0.91 एंड Fe2+ की वैल्यू दी हुई है -0.41। ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है, याद रखना रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि एक एलिमेंट कितना इजीली क्या कर पाए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। अगर कोई एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर देता है तो इसका मतलब है वो दूसरे एलिमेंट को और कंपाउंड को क्या कर रहा है, इजीली ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो याद रखना जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर का, क्योंकि वो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपने पास दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है टू द रिड्यूसिंग पावर। तो हमेशा याद रखना जिसका कम रिड्यूसिंग पावर होगा, और सॉरी जिसका कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। इट विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्रोमियम का इन दोनों में से सबसे कम वैल्यू है, तो इट विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है विच ऑफ द मोस्ट स्टेबल आयन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाते हैं सबकी, इसमें हमें दिया क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट। सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू दी हुई है मैंगनीज की। अब नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि मैंगनीज नहीं चाहता है कि वो Mn2+ से M में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, सो अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है, वो चाहता है कि वो क्या कर ले, जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले और खुद की रिडक्शन कर ले। बट मैंगनीज नहीं चाहता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, क्योंकि उसकी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, तो मैंगनीज सबसे कम चाहता है बाकी एलिमेंट से कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो मैंगनीज चाहता है कि वो Mn2+ की फॉर्म में रहे। ठीक है, सो अमंग द गिवन आयंस द आयंस विद द मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ E0, तो जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू E0 का होगा वो यही शो करेगा कि उसको रिडक्शन करना पसंद नहीं है, वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में ही रहना चाहता है। तो वो Mn2+ से Mn में कन्वर्ट नहीं होना चाहता है, सो इट विल लूज इलेक्ट्रॉन। तो रिवर्स जो रिएक्शन होगी दैट इज मोर पावरफुल, जो मैंगनीज है Mn2+ में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। सो जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो जितना नेगेटिव वैल्यू होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो मैंगनीज 2+ इज मोस्ट स्टेबल। हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम ऑफ 0.05 मोलस KOH सॉल्यूशन ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाज 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 50
5 इंटू 10⁻³ ओम्स। तो हमें क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है एक कॉलम का, लेंथ दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड उसका हमें दिया हुआ है रेजिस्टेंस दिया हुआ है। इस लाइक ए कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी सेल की आपको सारी वैल्यूज दी हुई हैं। तो आपको फाइंड करना है रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। सबसे पहले अगर आप देखोगे आपको दिया हुआ कंसंट्रेशन, लेंथ, एरिया एंड रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसमें रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए, रो होता है हमारा रेजिस्टिविटी। हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻³ इंटू रो, एल की वैल्यू हमें दी हुई है 50 डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 0.625 हमें दिया हुआ वैल्यू। तो रो की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ इंटू 0.625 डिवाइड बाय 50, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा रो का विच इज 62.5 ओम सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में वैल्यू दी हुई है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कंडक्टिविटी। हमें पता है रेजिस्टिविटी का जो रिवर्स होता है दैट इज कंडक्टिविटी। तो कप्पा होता है हमारा कंडक्टिविटी, इट इज इनवर्स ऑफ द रेजिस्टिविटी। हमें दिया हुआ है 62.5, तो 1/62.5 पर ओम हो जाता है सीमेंस और ये हो जाएगा पर सेंटीमीटर, सो इट बिकम 0.016। हमें कंडक्टिविटी मिल गया। अब हम मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। कप्पा का वैल्यू जस्ट नाउ हमने फाइंड किया 0.016 विच इज कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑलरेडी गिवन है 0.05। जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 320 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये था 9th का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट। ये हमें इसमें फाइंड करना है कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। इसमें हमें दिया है Zn2 प्लस, कंसंट्रेशन दी हुई है 0.1 मोलर्स, डबल डैश रिप्रेजेंट करता है सॉल्ट ब्रिज, जो Ag प्लस है विच इज 0.01 मोलर कन्वर्टिंग टू Ag। याद रखना जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो होता है ऑक्सीडेशन हाफ, वो एनोड रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड हाफ होता है दैट रिप्रेजेंट कैथोड, जो इसमें क्या हो रही है रिडक्शन। साथ में हमें E0 ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ Zn प्लस दिया हुआ है विच इज माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट, और सिमिलरली E0 ऑफ Ag प्लस टू Ag इज गिवन विच इज 0.80 वोल्ट। आपको फाइंड करना है ईएमएफ ऑफ द सेल। सबसे पहले आप क्या करोगे, जब भी आपको ईएमएफ फाइंड करना है और आपको सेल की फॉर्म में दिया हुआ है, आपको रिएक्शन लिखनी है। जो जिंक है वो क्या कर रहा है, वो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, तो जिंक इज कन्वर्टिंग टू Zn प्लस, और जो Ag प्लस है वो क्या कर रहा है रिडक्शन शो कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या, जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होनी चाहिए सेम। अब जिंक क्या कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बट सिल्वर क्या कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो आपको मेक श्योर करना है कि दोनों साइड को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे। एज ए रिजल्ट क्या होगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा और जो सिल्वर है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ये इक्वेशन आपको बैलेंस करनी है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन समवन इज लूजिंग एंड अदर इज एक्सेप्टिंग। उसके बाद आप यूज करोगे नर्स्ट इक्वेशन। अगर आपको कुछ भी टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, तो मोस्टली यहाँ 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो आप ये इक्वेशन यूज करोगे। ई ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज E0 ऑफ द सेल माइनस ऑफ 0.0591 डिवाइड बाय n डिवाइड इनटू log ऑफ QC। सबसे पहले E0 ऑफ द सेल फाइंड करेंगे। E0 ऑफ द सेल होता है कैथोड माइनस एनोड, और हमें पता है Ag प्लस जो है वो कैथोड है, और Zn2 प्लस जो है जिंक वाला विल एक्ट एज ए एनोड। तो कैथोड का वैल्यू हमें दिया हुआ है 0.80 माइनस ऑफ माइनस 0.76, ये हमें मिल गया। ये हो गया 0.0591। n क्या होता है, n रिप्रेजेंट्स एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें अभी बताया था जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 log ऑफ। अब ये जो QC होता है याद रखना, ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़्ड टू पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और हमेशा हम सॉलिड्स को इग्नोर कर देते हैं, सॉलिड्स की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहती है, उसको इग्नोर कर देंगे। तो जब भी एक्वस दिया हुआ है उसको लिखेंगे Zn प्लस, Ag प्लस दिया हुआ है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेज़्ड टू पावर 2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे सबकी। log ऑफ Zn2 प्लस को हम लिख सकते हैं 10 रेज़्ड टू पावर -1, और Ag को लिखेंगे 10 रेज़्ड टू पावर -2 रेज़्ड टू पावर 2। ठीक है, ये हो जाएगा 0.80 प्लस 0.76 बिकम्स 1.56। 0.059 को 2 से डिवाइड कर दिया, बना माइनस ऑफ 0.0295 log ऑफ, ये 10 पर -1 था, ये नीचे हो जाएगा 10 पर -4, ऊपर जाके बन जाएगा 10 पर 3। इस log ऑफ 10 पर 3 इज 3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1.4815 वोल्ट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट सेकंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है, व्हाट आर द 2 मेजर प्रॉब्लम एनकाउंटर इन द मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। जब आप मेजरमेंट करो कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन की, तो 2 प्रॉब्लम फेस हुई थी, एंड व्हाट वर द 2 सॉल्यूशन। सबसे पहले जब आप डीसी करंट पास करते हो सॉल्यूशन से,
ठीक है। सपोज आप चाहते हो एक सोल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर करना, और आप जैसे डीसी करंट पास करते हो, डीसी करंट से क्या होता है याद रखना, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो डिसोसिएट होने लग जाता है, एज रिजल्ट कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है। ठीक है, ये पहली प्रॉब्लम थी। सेकंड, आप सॉल्यूशन को डायरेक्टली व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप सॉल्यूशन का डायरेक्टली रेजिस्टेंस मेजर करना चाहते हो और डायरेक्टली आप सॉल्यूशन में वायर डाल के उसका आप रेजिस्टेंस नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि अगर आप सॉल्यूशन में डायरेक्टली वायर डालोगे तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसके दो जो सॉल्यूशन दिए थे इन दो प्रॉब्लम के, फर्स्ट जो इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया था वो क्या कि डीसी की जगह आप एसी करंट यूज कर सकते हो। एसी करंट अल्टरनेट करंट से क्या होता है, कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ पुटिंग सॉल्यूशन डायरेक्टली, सॉल्यूशन को डायरेक्टली कनेक्ट करने की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, कंडक्टिविटी सेल जो खुद बनाया हम बना सकते हैं। कंडक्टिविटी सेल में हम क्या लेंगे, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड कोटेड विद द प्लेटिनम ब्लैक, और इलेक्ट्रोड से दो वायर लेंगे और उस वायर को हम कनेक्ट करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज से, और उससे हम रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं और रेजिस्टेंस से हम कंडक्टिविटी मेजर कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड पार्ट। द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन इज गिवन एज 0.745 वोल्ट्स। हमें दिया हुआ है ईएमएफ ऑफ द सेल, और सेल दिया हुआ है उसमें क्या Fe कन्वर्टिंग टू Fe2 प्लस 0.1 मोलर्स दिया हुआ है, एंड H2 प्लस H प्लस विच इज x मोलर्स कन्वर्टिंग टू H2 1 बार Pt। हमें क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आयरन दिया हुआ है विच इज माइनस ऑफ 0.44, एंड आपको कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एट इलेक्ट्रोड वेयर हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस। हमें x फाइंड करना है। सबसे पहले हमें याद रखना है, हम लिखेंगे इसकी इक्वेशन। आयरन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो आयरन इज कन्वर्टिंग टू Fe2 प्लस, और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, इट इज रिड्यूसिंग टू H2। ठीक है, तो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बना रहा है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे नर्स्ट इक्वेशन की, तो E किसके इक्वल हो जाएगा, E विल बिकम इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस ऑफ 0.0591 डिवाइड बाय n लॉग ऑफ QC। ये इक्वेशन तभी यूज होती है जब आपको दिया 298 केल्विन। ठीक है, E ऑफ द सेल ऑलरेडी गिवन है। E नॉट ऑफ द सेल क्या होता है, कैथोड का पोटेंशियल माइनस द एनोड। कैथोड क्या है हमारा, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बनाता है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और Fe की वैल्यू हमें दी हुई है कैथोड माइनस एनोड, तो 0 माइनस ऑफ 0.44, ये तो हो जाएगा प्लस 0.44। हमें यहाँ पे दिया 0.0591 डिवाइड बाई n यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं 2, तो n हो जाएगा हमारा 2 लॉग ऑफ आयरन की कंसंट्रेशन कितनी है डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विच इज 2। ये सारी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इस वैल्यू को हम इस तरफ ले जाएंगे, प्लस हो गया था ये माइनस हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हम नीचे की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, अब ये जो लॉग है Fe की कंसंट्रेशन है 0.1 और x को x रखेंगे। जब हम लॉग लेते हैं a बाय, सपोज आपको दिया हुआ है लॉग ऑफ a बाय b, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। तो इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 10 रेज़ पावर -1 माइनस लॉग ऑफ x रेज़ टू पावर 2। इसको जब पूरा कैलकुलेट कर दिया, ये हो जाएगा हमारा +9 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 रेज़ पावर -1 हो जाता है -1 हो जाएगा, जो x रेज़ टू पावर 2 है ये नीचे आ जाएगा, हो जाएगा -2 लॉग ऑफ x। इसको यहाँ पे ले जाएंगे, हो जाएगा 10 माइनस ऑफ 2 लॉग x, और लॉग ऑफ x इज इक्वल टू -5। अगर -5 है लॉग ऑफ x, तो एंटी लॉग क्या होता है, ये वैल्यू क्या हो जाती है 10 रेज़ टू पावर माइनस हो जाती है, ये वैल्यू जो हमें दी हुई है, तो हो जाएगा हाइड्रोजन कंसंट्रेशन 10 रेज़ पावर -5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट बी। आई होप आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन समझ आए हो। अगर आप सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आपका मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। बाकी चैप्टर्स के मैंने सिमिलर क्वेश्चंस बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।